Good evening all of you. In this video I am going to start the question number 6 to 10, and the remaining question will be in the third video and fourth video. Okay, I would like to request all of you that first of all just you have to see the fundamental videos for function, relation and function, identity elements, commutative property, associative property, distributive property, existence of inverse, existence of identity, and so on, and one on to function, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव. तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती है तो ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज के सवाल सरल लगेंगे, नहीं तो थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो 6 क्वेश्चन. गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शंस. हियर इज द क्वेश्चन इज रिटन wrong by mistake. Okay, give examples of 2 function f n to z. f जो है वो n to z है. यहां पर जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है ये गलत लिख गया है. f n to z ये है, एंड g जो फंक्शन है वो z to z है. give examples of 2 functions n to z and g z to z such that क्या है, g o f is injective but g is not injective. यानी g o f हमें प्रूव करना है, ये 1 1 है, लेकिन g जो है ये 1 1 नहीं है. ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है. तो थोड़ा सा मैं इसको चाहूंगा कि आप लोग इसको डिटेल समझने के लिए थोड़ा मैं पहले समझाऊंगा, फिर उसको जनरलाइज करूंगा. ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हमने g फंक्शन लिया, तो इसमें हिंट भी दिया है कि फंक्शन ऑफ x जो हमने माना, यहां पर हिंट में क्या था, देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x दिया यहां पर. ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है वैसे, अगर आपको मालूम हो तो, और आइडेंटिटी फंक्शन 1 to 1 होता ही है. ठीक है, और g ऑफ x जो दिया है वो क्या दिया है, वो है मॉड्यूलस ऑफ x. तो ये मैनी वन फंक्शन है, दिख रहा है, लेकिन हमें ऐसे बोल करके तो नहीं काम चलेगा. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि gx जो है g इज नॉट इंजेक्टिव. तो देखिए g इंजेक्टिव क्यों नहीं है, थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं. ठीक है, तो देखेंगे g के लिए अभी हम बात करते हैं. ठीक है, देखिए ये रफ डायग्राम हमने थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाया ताकि थोड़ा समझ में आए. ठीक है, और ये g है फंक्शन. ठीक है, ये g फंक्शन है g, और ये किस में है, z to z में g फंक्शन है, और ये मॉड x लिखा है. तो सबसे पहले हमें यह प्रूव करना है कि ये 1 to 1 नहीं है. अब आप देखिए 1 to 1 क्यों नहीं है. देखिए z की वैल्यू मैंने केवल डॉट डॉट करके 2-3 वैल्यू ले लेते हैं. देखिए यहां हमने ले लिया -1, 0 और +1. ठीक है, हमने 3 वैल्यू ले ली और ये डॉट डॉट करके हमने लिख दिया. यानी जो इन्फिनिटी तक वैल्यू होती, -∞ to +∞ तक इंटीजर की वैल्यू होती है, तो हमने केवल 2-3 वैल्यू ले लिया, ये है. और इसमें भी हमने ले लिया ऐसा ही डॉट डॉट करके, इसमें -∞ से यहां तक है ये भी. तो हमने क्या ले लिया यहाँ, -1, 0 और 1, फिर हमने हटा दिया. मतलब -∞ to +∞ तक इधर है, लेकिन सब इंटीजर है. ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर हम देखिए -1 की इमेज लेते हैं. -1 की इमेज ध्यान दीजिए, मॉड में -1 रखा. अब -1 रखा तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा. देखिए मॉड क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है. तो -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1 हो जाएगी. तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये इस 1 से रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है,
ये तो डॉट डॉट लगा है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा कि 1 की वैल्यू भी अगर हम लेते हैं तो ध्यान दीजिए 1 की वैल्यू लेंगे तो मॉड में 1 की वैल्यू हमने रखा, देखिए ये, तो 1 क्या देगा, 1 देगा, तो ये भी 1 ही देगा ये। अब आप देखिए -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। सो इट इज मैनी वन। अब इसको प्रूव कैसे, तो हमने समझा दिया। देखिए दो प्री इमेज की एक इमेज बन रही है, यानी g ऑफ -1 की वैल्यू 1 है, मॉड -1 इक्वल टू 1, और g ऑफ +1 की वैल्यू भी 1 बराबर 1 है। तो यानी कुल मिला के देखिए, फिर से देखिए आप, 1 -1 और 1 की जो इमेज है वो केवल 1 आएगी। ये देखिए ये 1, ये दो प्री इमेज की एक ही इमेज है, तो ये 1 to 1 हो गया। यही चीज हमने इधर भी समझाया। तो ये तो हो गया, आपको हमने समझाया। अब इसको जनरलाइज कैसे करते हैं, लेट देखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z। z आपको मालूम है इंटीजर्स है ये। such that fx1 इज इक्वल टू fx2। मतलब ये कि दो एलिमेंट हमने इसमें से ले लिया, इस तरह से इसमें से एक एलिमेंट ले लिया x1 और इसमें एक और ले लिया x2 ले लिया, सच दैट कि इसकी जो इमेज है fx1 जो इसमें आएगी और इसकी जो इमेज है fx2 ये जो आएगी, ये दोनों बराबर होगी। अगर इमेज बराबर है तो मतलब इसकी प्री इमेज भी बराबर हो, अगर ऐसा हो गया तो ये 1 to 1 हो जाएगा। तो fx1 इक्वल टू fx2, तो ये फंक्शन इसका क्या है, मॉड का, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2। ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम इमेज मतलब इसको अगर मॉड हटाते हैं तो हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू -x प्लस माइनस x2, एक तरफ हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, x1 x2 हमें एक तरफ लगाना पड़ेगा। तब आप देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, ये दो वैल्यू बराबर है, x1 इक्वल टू x2, तो हमारे पास कोई यूनिक, देखिए हमारे पास x1 इक्वल टू भी x2 है और x1 इक्वल टू -x2 है। तब आप देखिए ये दोनों इमेज इक्वल नहीं है, तो इससे क्या आया, इससे रिजल्ट क्या आया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो g इज नॉट 1 to 1, so g is many one। ये हमने लिख दिया, वैसे पूछ नहीं रहा था, तो many one है, आपको मैंने यहां भी दिखाया। अब आप देख लीजिए इसका GOF को देखते हैं, GOF ध्यान दीजिए, GOF को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम डिफाइन करेंगे GOF को, टू प्रूव GOF इज 1 to 1, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले इसको डिफाइन करें हम, GOF ऑफ x किस में डिफाइन होगा ये, देखिए ऐसे जब भी कभी लिखा होता है ये कंपोजिशन फंक्शन है, तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसकी हम डोमेन लेते हैं। तो f की डोमेन क्या है, यहां पर देखिए n है, तो यानी n हो गया, और जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसकी हम रेंज लेते हैं, तो रेंज इसकी क्या है, z है। तो यानी ये फंक्शन किस में डिफाइन है, n to z में डिफाइन है, यानी पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू में डिफाइन है, क्योंकि ये केवल पॉजिटिव वैल्यू इसमें होगी, हिंट के लिए बता रहा हूं। और ये डिफाइन किस में होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू दोनों के लिए।
ठीक है। और GOF कैसे लिखेंगे हम इसको, GOF, तो देखिए अब आप इसको डायग्राम में भी दिखाते हैं आपको। बहुत मस्त सवाल होते हैं, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं, और इन सवालों को अगर हम फील करके करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, है ना। तो ये हो गया, ये देखिए ये f है फंक्शन, fx इज इक्वल टू x है, और ये f किसमें है, n2z था, n2z, और ये g है, g ऑफ x क्या है, ये मॉड x है। तो ये जो फंक्शन है इधर, ये जो अभी आया ये वाला फंक्शन सीधे n2z में, n2z, ये देखिए ये nz, ये z है, यहां लिखना था हमें। तो देखिए GOF n2z, ये फंक्शन हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लें तो इसकी इमेज इसमें बराबर कर दें, तो इसकी इमेज यहां पर बराबर होनी चाहिए। मतलब इसकी दो इमेज, देखिए लेट, यहां पर हमने लिखा x1 एक एलिमेंट, दूसरा लिखा x2, ठीक है। तो इसकी जो इमेज आएगी यहां fx1 आएगी, और इसकी इमेज इसमें क्या आएगी, fx2 आएगी। इसमें क्या आएगी, g ऑफ fx1, और इसमें क्या आएगी, g ऑफ fx2। तो हमें अगर ये दोनों की इमेज, देखिए अगर ये दोनों इमेज बराबर होंगी, तो अगर x1 x2 बराबर हो जाता है, तो इन दोनों इमेज के बराबर होने पर इसकी प्री इमेज इसमें बराबर हो जाए, तो ये फंक्शन 1 to 1 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं इसको। ये चीज हमने आपको डायग्राम में जो बताया वही चीज मैं लिखूंगा इधर, लेट, ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए x1 x2 क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ध्यान दीजिए x1 इज ग्रेटर देन 0 और y1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो हमें मालूम हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सच दैट GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2। ये आपको मैंने इसकी इमेज बराबर कर दी। अगर ये इमेज बराबर होने पर इसकी प्री इमेज इक्वल हो जाए तो ये 1 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या है, इसको हमें बराबर लिखना है, तो अब आप देखिए g ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ फंक्शन ऑफ x2, ऐसे तो लिख सकते ना इसको। अब आप देखिए होता क्या है बेटा, कि ये जो फंक्शन है ना fx इज इक्वल टू x, अगर यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर fx1 होगा तो यहां x1 आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और अगर यहां पर x2 होगा तो बेटा यहां पर क्या आएगा, x2, ये आइडेंटिटी फंक्शन है x। तो इसमें क्या लेंगे, g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2 लिख दिया ना। अब fx की जगह पर हमें क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, सीधी सी बात है। x1 इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू आएगी, g x2। अब आप देखिए g क्या है, आपको मालूम है कि g की वैल्यू इसमें से इसमें लेंगे हम, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर g को मैं दिखाता हूं आपको। हाँ ये देखिए GOF जो फंक्शन है n2z में है, तो अगर इसकी इमेज बराबर है, देखिए g ऑफ xx1 बराबर g ऑफ x2, ये देखिए इसमें से ये, तो z to z है ये, ठीक है। तो अगर इसकी इमेज बराबर है, ध्यान दीजिए gx1 बराबर क्या हो जाएगा, gx2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए g ऑफ fx1 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, gx1, g ऑफ fx2 बराबर हमने क्या लिख दिया, gx2, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है इसमें, देखिए x1 इज इक्वल टू, अब इसमें
ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर देखिए। अब हमारे पास जी का जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या था, जी का फंक्शन था हमारे पास मॉड एक्स। तो देखिए ये फिर हम वैल्यू किस में रखेंगे, मॉड x1 इज इक्वल टू, इसमें किस में रखेंगे, मॉड x2। ठीक है, अब मॉड के अंदर जो वैल्यू है ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो इसका मॉड हटा सकते हैं, x1 इज इक्वल टू x2। सो फॉर ऑल x1 x2 belongs to a natural number such that fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। इसका मतलब क्या हो गया, so GOF of x is one फंक्शन। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको मैं डायग्राम भी बना के एग्जाम्पल भी लेके दिखा सकते हैं, लेकिन अब बड़ा नहीं होगा इसलिए हमने समझा दिया। ये बात समझ आ गई आपको। सेकंड क्वेश्चन अब देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। Give examples of two functions f n to n, g n to n, gf is on to but f is not on to। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ये सेवेंथ क्वेश्चन है। Give examples of function f n to n, g n to n such that gf is on to but f is not on to। पहले तो इसको डायग्राम देखेंगे, ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाए ना, क्योंकि सवाल ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग टाइप की है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं, ये हमने फंक्शन जो लिया है n to n और g n to n, तो हमने अभी क्या प्रूव करना था, मैं गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन f एंड सो दैट gf इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। f इज नॉट ऑन टू, तो f फंक्शन मैं पहले बना लेता हूं इसको समझाने के लिए। दूसरा f फंक्शन हो गया, ये f क्या ये गिवन में है, x प्लस 1, ये हिंट में दिया था तो अच्छी बात है। अब ये किस में डिफाइन है, n to n। ध्यान दीजिए ये 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक है। ये यहां भी हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेचुरल नंबर दोनों है, फंक्शन डिफाइन है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। तो उसमें हमें ये देखना है कि ये पूरा को डोमेन है। ध्यान दीजिए ये को डोमेन है, इसका भी हमें चेक करना है f ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए अब अभी हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 रख दी, इधर x की वैल्यू 1 रखी तो 1 किससे रिलेटेड हो गया, 2 से। ध्यान दीजिए 1 किससे रिलेटेड हो गया, 2 से। 2 अगर x की जगह पर रखते हैं तो क्या आएगा, 3 से रिलेटेड हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 4 से रिलेटेड हो जाएगा। 4 लिखेंगे तो 5 से रिलेटेड हो जाएगा। इसी तरह से और भी हम देखते हैं, 5 लिखेंगे तो 6 से रिलेटेड हो जाएगा। अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 6 से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर x प्लस 1 इसको ऐड करते जाएंगे। 1 1 2 2 1 3 3 1 4। देखिए फंक्शन। अब आप ये देखिए ये इनफाइनाइट वैल्यू है, सब की इमेज इसमें आ रही है, लेकिन देखिए अब ये जो है इसकी जितने भी इसके कोडोमेन है, कोडोमेन पूरा इसमें देखिए यहां से यहां तक, ध्यान दीजिए ये इनफाइनाइट तक, ये इसकी रेंज है। ठीक है, रेंज इसकी क्या है, ध्यान दीजिए 2 3 4 टू इन्फिनिटी।
देखिए, और जबकि कोडोमेन हमारे पास क्या था, आपको मालूम है 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तो हमने देखा कि रेंज यानी इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप समझ सकते हैं। इफ देखो रेंज ऑफ कोडोमेन का रेंज है ये, मतलब सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑन टू नहीं हुआ। सो एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं हुआ, अब आप देखिए, क्योंकि एज फॉर इमेज y is equal to 1, there is no pre-image in domain, in n यानी डोमेन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो f is not on to। इज इट क्लियर। अब अगर मान लीजिए कभी ये हो जाता है रेंज अगर किसके बराबर हो जाता है, कोडोमेन के, अगर ऐसा कभी हो जाता तब ये होता है कि ये ऑन टू हो जाता, तो ऐसा तो है नहीं। अब आप देखिए, इसको ऐसे लिखते, लेट y belongs to n कोडोमेन। आप लैंग्वेज में जनरलाइज फॉर्म में हो सकता है आपने ना समझा तो इसको देख लो। लेट y बिलोंग्स टू n कोडोमेन के लिए सच दैट क्या होगा, y इक्वल टू फंक्शन क्या था x प्लस 1। तो हम x को y की टर्म में लिख दें, तो x इक्वल टू y माइनस 1। अब हम देखते हैं कि y की वैल्यू 0 की, फॉर y is equal to 1 image x is equal to 0 does not belongs to n। y is equal to 1, there is not pre-image in n डोमेन। ठीक है, यानी x y बराबर 1 के लिए इसमें प्री इमेज नहीं, x बराबर 0 आ रहा, तो 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता। सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दैट्स ऑल। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है। जी जो है n है और इसका फंक्शन अलग से दिया हुआ है। देखिए g के लिए अब देखते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइन है कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब तो फंक्शन क्या होगा, x माइनस 1। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमें, ठीक है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, बट f इज नॉट ऑन टू, गिव एग्जांपल ऑफ फंक्शन जी एफ इज नॉट ऑन टू, जी एफ इज नॉट ऑन टू। अब जी ओ एफ कैसे डिफाइन होगा, जी ओ एफ डिफाइन कैसे, f का जो डोमेन है क्या था, n, और ये भी उसका रेंज भी क्या है, दोनों ही ऐसे डिफाइन है, ठीक है। यानी इसका भी डोमेन और रेंज नेचुरल नंबर है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के भी समझेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। इसका डायग्राम देखें, ये जो डायग्राम है इसको हमें देखना है।
तो देखिए जी एफ जो अंदर होता है वो फंक्शन इधर से चालू होगा एफ, और ये क्या होगा जी होगा, लेकिन ये एफ जो है ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ये जी ऑफ एक्स क्या था अपने पास, ये दो फंक्शन है, अगर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप यहां से समझ सकते हैं ये, ठीक है। अब आप देखिए ये एन टू एन और ए भी एन टू एन, तो ये जो यहां से बनेगा ये फंक्शन जी ओ एफ क्या होगा एन टू एन होगा ये भी, ठीक है। अब हमें इसको देखना है नाउ, अब इसको देखते हैं नाउ, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अब आपको मालूम है कि जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू अगर x इज ग्रेटर देन वन है तो x की जगह पर क्या लिखेंगे एफ एक्स, तो अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन वन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स माइनस वन, ये आएगा। जहां जहां x लिखा है वहां पर एफ एक्स लिख दो, देखो g ऑफ एफ एक्स है, ये g का फंक्शन है, तो यहां पर अगर x लिखा है तो यहां पर x लिख दिया, यहां भी x लिख दिया। यहां पर अगर हम x की जगह g ऑफ x लिखते हैं यानी एफ एक्स लिखा है तो यहां पर एफ एक्स लिखना पड़ेगा ऐसे, और अगर ये एफ एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है वन, तो इसकी वैल्यू क्या है वन। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि एफ एक्स इक्वल टू वन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। आपने अभी पहले देखा कि वन का तो इमेज है ही नहीं, वन हैज नो प्रीमेज, तो ये तो हम ले नहीं सकते, ये नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो इसको हमने क्या लिया, अब ध्यान से देखिए एफ एक्स माइनस वन अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, एफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन माइनस वन, एक्स प्लस वन माइनस वन, ये ग्रेटर देन वन है, तो ये क्या हो गया, ये जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी फंक्शन है, अब हम क्या मानेंगे लेट y इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू GOF, belongs to n कोडोमेन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x belongs to n domain, so GOF is 1 to 1, दैट्स ऑल, हो गया ये। अब ये फंक्शन जो है इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, बहुत सरल है ये। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, देखिए अब आप थोड़ा सा इसको समझेंगे, इसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाकी सवाल तो सिंपल होते हैं। x जो है कोई भी सेट दिया है, x इक्वल टू कोई भी सेट दिया है, हमने मान लिया a b, दो एलिमेंट मान लिए कि ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो इसका पावर सेट का मतलब होता है इसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं उन सब के सबसेट का कलेक्शन। तो क्या हो जाएगा, एक तो नल सेट होता है, फिर एक पहला वाला एलिमेंट होगा,
फिर ए भी इसका सबसेट हो सकता है, बी भी इसका सबसेट हो सकता है, और ए और बी दोनों भी इसके सबसेट हो सकते हैं। ये इसके पूरे सबसेट हमने लिख दिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको हमने ए कह दिया, मान लीजिए इसको हमने बी कह दिया, तो देखिए ए इज सबसेट ऑफ एक्स। देखिए ए यानी ये वैल्यू, तो ये जो है समझ लो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो देखिए अब आप क्या है कि ये जो है ए, इसको अगर हमने मान लो ए कह दिया, तो ये जो है बिलोंग सबसेट ऑफ, ये सबसेट ऑफ एक्स। देख लीजिए इसका है कि नहीं है, ए और बी, तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो इसका मतलब क्या आया, ए इज सबसेट ऑफ एक्स। और इसी तरह से अगर हम बी मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, ये समझाने के लिए है, तो बी इज सबसेट ऑफ, ये क्या है सबसेट किसका, सबसेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज सबसेट ऑफ एक्स। ये आप समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो अभी आपको फिर क्लियर नहीं होगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी ए और बी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान रखना है। अब आप देखिए गिवन क्या है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एक्स, कंसीडर सच दैट सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, डिफाइन द रिलेशन आर इन फॉर सबसेट ए आर बी। देखिए ए बी, ए आर बी if only if A is सबसेट ऑफ B। ये रिलेशन है, ये इक्वलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो लेट क्या मान लिया हमने क्या कह दिया, हमने पावर सेट में, ये जो पावर सेट अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको पावर सेट ऑफ X। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, नल सेट और A और B लिख सकते कि नहीं। देखिए ये वाली वैल्यू है, इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसका सेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, पावर सेट में आइए, तो ए बी क्या लिखेंगे इसको, सी, जितने भी ये पावर सेट है ये, चलो इसको भगाओ यहां पर समझ में आ गया होगा, नहीं तो जगह खाली नहीं होगी। ए आर बी इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा है तो ये 1 to 1 होगा। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव रिफ्लेक्सिविटी, यानी रिफ्लेक्सिविटी हमें प्रूव करना है, यहां एक्स है, तो इसके लिए क्या करें, लेट, ये हम सपोज करेंगे, इसको मान के चलते, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए कोई भी हो सकता है इसमें, पावर सेट ऑफ एक्स, ए आर ए इज इक्वल टू ए इज सबसेट ऑफ ए। तो ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर, क्योंकि हम जानते हैं एवरी सेट, यहां पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं, इससे क्या याद रहेगा, क्या यहां पर लिखें, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यार ये यानी
ए आर ए इज रिलेटेड टू सच दैट ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए इसका सबसेट है तो ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर. सो एफ इज reflexive relation. Yes, sorry. So R is reflexive relation in px. अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं. सिमेट्रिक हमें प्रूव करना है. अब फिर ट्रांजिटिव, तो इसके लिए हम क्या करें, लेट या अज्यूम A related to B by relation R, means A is subset of B, but B is not related to A by relation R because B is not subset of A. It is not necessary B is subset of A, may or may not be. So A or B, A is related to B, A is related to B by relation R, means A is subset of B, does not implies B subset of A by relation R, means A is not subset of B, B is not subset of A, B is not subset of A. So क्या लिख सकते हैं, so R is not symmetric relation in power set of X. अब आप देखिए, because R is not symmetric, so R is not equivalence relation, है ना, relation in R. क्योंकि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तभी होता है, लेकिन एक भी अगर गलत हो गया तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. तो ये हो गया क्लियर, ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, ये बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है, तब करेंगे, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आएगी. गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, तो इसको समझाने के लिए हमने इधर लिख दिया एक्स इक्वल टू, वही एग्जांपल मैं इधर भी ले लेता हूं, मान लीजिए ए बी है, ठीक है. तो हम इसका पावर सेट ऑफ एक्स लिखते हैं, तो क्या क्या लिख देंगे, नल सेट ए बी और ए बी, ठीक है. अब अगर इसको हमने देखिए, ए इज सबसेट ऑफ ए बी, ये चीज हमने बताई थी. इसको अगर हमने ए कह दिया
मान लीजिए लेट ए इसको मान लिया, तो ए इज सबसेट ऑफ एक्स, इसको ए कह दिया हमने, मान लीजिए ए इक्वल टू हमने इसको ए कह दिया। बी हमने मान लिया, यस बी है, तो ये इज सबसेट ऑफ ए और बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ एक्स। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो अंदर ये x है और इसके अंदर a होगा, इसी तरह से ये x है, इसके अंदर b होगा, ध्यान दीजिए, यानी ये छोटे होंगे। अब आपको देखेंगे इसको कैसे समझ में आएगा, देखिए। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन दिस, है ना, गिवन बाई a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x। तो देखिए इसी की बात हो रही है, ये हमने एक दो निकाल दिया ताकि आपको समझ में जाए, वेयर पी एक्स इज पावर, सो दैट x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए, कि लेट क्या कह रहे हैं, x इज द ओनली इनवर्टिबल, x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, लेट x be an identity element। चलो ठीक है, अब हमने क्या लिया, देखिए ये x है, नाउ a कोई भी हमने वैल्यू ले ली, a belongs to power set of x for all a belongs to power set of x, a star x is equal to a is equal to x star a, तो अब आप देखिए a स्टार x का मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन, मतलब x इंटरसेक्शन a। अब देखो a और x, देखिए a इज सबसेट, देखिए a इज सबसेट ऑफ x, अगर ये दोनों, ये a x का सबसेट है तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन a ही तो होगा। ये देखो a वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को इसलिए आपको समझनी चाहिए कि x और a में a जो है सबसेट ऑफ a का है, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, a ही होगा, a ही कॉमन होगा, ठीक है, और इसमें भी a ही कॉमन होगा, ठीक है, यानी a स्टार x इज इक्वल टू क्या कॉमन होगा, a इंटरसेक्शन a x, तो कॉमन क्या होगा, a कॉमन होगा, एंड x इंटरसेक्शन स्टार a, तो क्या कॉमन होगा, a x इंटरसेक्शन a, तो a आएगा। सो क्या हो गया, a इंटरसेक्शन ऑफ x, a इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन ऑफ x। सो देखिए x क्या हो गया, सो x इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको यहां थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम है कि आपको अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो, आप देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है,
कि अगर कोई भी सेट में अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है मान लीजिए, तो सेट कोई भी सेट हो इधर बिलोंग्स टू सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, कोई भी सेट दिया है ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, वही का वही एलिमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या कहलाएगा ई, तब कहलाएगा ई क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब यहां पर देखिए एक्स ही आ रहा, तो एक्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमें प्रूव हो गया। अब हमें इसको देखना है कि इन्वर्टिबल होगा कि नहीं। अब इन्वर्टिबल के लिए भी हम एक कंडीशन लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा देखिए, देखो बेटा इस बात को समझो। फॉर इन्वर्टिबिलिटी, क्या मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया और स्टार बी, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आना चाहिए एक्स, ठीक है। तो अगर ये देखिए, तो ये बी क्या कहलाएगा, बी इज इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। फिर देखिए ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिला हुआ है, ये कोई भी एलिमेंट का उसका सेट है हमारे पास, तो ए मान लीजिए हमें, तो यहां पर ये क्या होगा, बी इसका इनवर्स कहलाएगा अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो देखिए आप इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां लिखा। अब आप देखिए यहां पर प्रूफ कैसे करेंगे। एज एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, so for all a belongs to power set of x, a स्टार b मान लिया हमने, यहां कुछ भी हम लिख सकते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू एक्स, ये तो आएगा ही, बराबर होगा ये। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट ये चीज हम यहां पर बड़ा लिख देते हैं, ए स्टार बी, इसको लेंगे बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स। अब ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी। देखिए हमने क्या लिया था, ए लिया था हमने, क्या ए लिया था, और बी क्या लिया था हमने, बी लिया था। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है, नहीं कॉमन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर ये इसके बराबर आ रहा, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, ये तभी एक्स आ जा सकता है जब ये ए और बी सभी एक्स हो। सो बी इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज ओनली इनवर्स इन पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। सो अब इसको एक्स इज ओनली इनवर्स ऑफ, तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। अब आप देखिए अगला वाला देखें, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत सरल है सवाल ये, बस इसके बाद देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस टू दिस। अब आप देखो इसको पहले हम डायग्राम में आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 टू एन, ये नेचुरल नंबर है। फिर यहां भी देखेंगे 1
2 3 4 डॉट डॉट n2। अब आप देखिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर हमने मान लीजिए फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस, तो हमारे पास ये देखते हैं हम कि अगर एक एलिमेंट है, ये देखिए ये कोई फंक्शन है, ध्यान दीजिए, ये कोई भी फंक्शन हमने मान लिया, ये फंक्शन है f। अब आप देखिए ये x इसमें से लेते हैं, इसमें से y लेते हैं। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके जितने एलिमेंट्स होने चाहिए सबके इसमें हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं, तो देखिए 1 के लिए कितना, मतलब y इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं, इसकी इमेज के लिए कितनी प्री इमेज हो सकती हैं, 1 2 3 4 5। फॉर 1 के लिए क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए डायग्राम में। 1 के लिए 1, 1 के लिए 2, 1 के लिए 3, 1 के लिए 4 और 1 के लिए n। यानी 1 के साथ x सेट में, यानी कि ये सेट मान लीजिए a है, ये b है ना, ये n है, ये भी n है, ठीक है। अब देखिए 1 इमेज के लिए n प्री इमेज है। अब देखिए दूसरा दिखाते हैं आपको। अब आप देखिए इसमें, अब 2 इमेज के लिए देखिए ये हम नहीं ले सकते, अब ये नेगलेक्ट हो जाएगा। 2 के लिए हम 2 ले सकते हैं, 2 3 4 एंड n। यानी अगर हम 2 को अगर एक इसके साथ भी ले लें, तो देखिए आप इसके साथ लेने पर क्या होगा, 1 का 1 से रिलेशन हो जाएगा और 1 का 2 से रिलेशन हो जाएगा, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा फिर। यानी 1 के लिए n एलिमेंट्स का रिलेशन हो सकता है और 2 के लिए एक कम हो जाएगा, तो n-1 फॉर। अब इस चीज को देखिए, इस चीज को मैं लिख रहा हूं अब ये समझाने के लिए। अब आपको मैं डायरेक्ट इसके सवाल भी ऐसे करेंगे, क्योंकि नहीं समझ नहीं आता, रट्टा नहीं मारना हमें, है ना, डायरेक्ट करना सवाल। देखिए फॉर y इक्वल टू 1, है ना, इमेज देयर आर 1 2 3 to n प्री इमेज, इसको हम बोल सकते हैं। y बराबर 1 के लिए ये, फॉर y इक्वल टू 2 के लिए, है ना, कितनी हो जाएंगी, 2 3 4 n-1 प्री इमेज। अब ऐसे लिखते हैं, फॉर y इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगी, 3 4 5 करके फिर n-2। इसी तरह से हम देखें कि y इक्वल टू 1 2 3, y इक्वल टू n के लिए इसकी इमेज कितनी होगी, n इमेज होगी, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा, ये लगभग आएगा क्या, 3 2 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के लिए कितनी इमेज, फॉर 1 y इक्वल टू 1, n फॉर y इक्वल टू 2 के लिए n-1, y इक्वल टू 3 के लिए n-2। तो डैश 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 y इक्वल टू n के लिए ये क्या लिखेंगे, 3 2 1, ये तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये क्या बना हमारे पास, क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 n-2 डैश डैश
321 बराबर फैक्टोरियल n. So there are n factorial images, pre-images or onto functions in given set. आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितने फैक्टर हो सकते हैं. आंसर क्या आ गया? n factorial. Okay sir, I have tried my best to solve these questions deeply, and I have also used some diagrams to illustrate these questions. It may be also possible that there may be some points which you not able to understand. So I'm sorry for that, but I have tried my best. Okay. If you like this video, then please, you are all requested to subscribe, like and share, so that you may have the first notification for the videos, and you will obtain always continuously one by one videos for each chapter. Please subscribe, like and share, and comment if you have any comment then.